ईवी गाड़ी रखना ना बड़ा एक थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर रखने वाली बात है। और इस तो मैंने जो ग्लेंजा थी वो 50,000 किलोमीटर चलाई थी और 3 लाख का तेल फूक दिया था मैंने। अच्छा, 50,000 में 3 लाख का। हाँ बता देता हूँ, एक में सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं इसके 2380 रुपए। 2380 रुपए सबसे ज्यादा लगे। वो इंस्टॉल अभी रिसेंटली नहीं करवाए, वो बहुत पहले करवा चुका है। तो उनकी सर्विसेज वगैरह मुझे लगा पर्सनली कि वो टाइम पे नहीं करवा रहे। और अगर ये अटक गई ना डिक्की, तो मैं अगर कहीं इमरजेंसी में गया हूँ, गाड़ी खड़ी कर दी मैंने पार्किंग में, तो लॉक नहीं होती पूरी गाड़ी। अच्छा, ईवी 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 आज के टाइम में भाई इतनी ईवी हो रखी है, इतने ईवी का ट्रेंड चल रखा है कि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं ईवी ओनर को लेके। मैं आपको रिसेंटली बहुत सारी वीडियो में बोलता भी रहता हूँ। रिसेंटली फ्यूल मैन हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि एक ईवी हम कैसे चला सकते हैं। तो मेरे मन में थी कि एक ईवी ओनर मिले जिससे मैं अपनी मन की बात पूछ सकूं या पूछ सकूं कि एक उसके मन में क्या चलता है ईवी गाड़ी को लेके, रेंज एंजाइटी नहीं होती, लंबे सफर पे कैसा रहता है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा कैजुअल रिव्यू लेके आ चुका हूं जो कि है सचिन रोज भाई। आपने उनकी यूट्यूब चैनल पे देखा भी होगा, नहीं देखा तो जल्दी से चले जाओ और देखो भाई। इससे गोवा और मनाली, रोहतांग पास बहुत जगह घूम चुके हैं। लगभग 25,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो आज इसी गाड़ी का रिव्यू करते हैं, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बुलाते हैं अपने भाई को। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। भाई को मिले थे हम हैरियर इवेंट में, जब अभी हैरियर ईवी लॉन्च हुई थी। मैंने भाई से कहा था कि मुझे आपका एक रिव्यू चाहिए। भाई तुरंत रेडी हो गई, ठीक है भाई जब आप बोलो तब बन जाएगा जी। भाई आपने कब ली, क्या प्लान था, एक बार मुझे इसकी थोड़ी सी बैक एंड स्टोरी बता दो। भाई ये मैंने ली थी 14 फरवरी 2025। अच्छा। और लेने के लिए तो मैं भी आइस इंजन ही गया था, कोई स्कॉर्पियो मुझे पसंद थी, तो उसका डीजल। Z4 मुझे इससे कम प्राइस में मिल रहा था। हाँ। थार रॉक्स का मुझे बेस मॉडल ही चाहिए था। तो हाँ। ये दो मेरी गाड़ियां जो थी ये दिमाग में थी। इससे पहले क्या यूज करते थे आप? इससे पहले ग्लेंजा, फिर वरना, अच्छा, फिर ये डीजल इंजन थी वो? नहीं, ग्लेंजा तो दोनों पेट्रोल। अच्छा, दोनों ही वो भी पेट्रोल। हाँ, तो ये दो गाड़ियां मेरे दिमाग में थी। उससे पहले मैं ग्लेंजा वरना ये यूज कर चुका था। ईवी के साइड आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, इसलिए मैं डीजल यूज करने का मेरे दिमाग में आया कि स्कॉर्पियो लेता हूँ या फिर मैं थार रॉक्स लेता हूँ। लेकिन गलती से एक हमारे घर में एक ईवी आ गई, विंडसर ईवी, उस टाइम पे लॉन्च ही हुई थी और हमने डिलीवरी ले ली। वो मैंने चलाई तो मुझे लगा यार ये तो काफी इजी कोई सौदा है। हाँ। चार्ज करो घर में पूरी रात, पूरा दिन, फिर अगले दिन जितनी उसकी रेंज है घुमा लो। अच्छा। कोई नॉर्मल बंदा कितना ही घूम लेगा एक दिन में? हाँ। 100 किलोमीटर, 50, 60, 100, 150 किलोमीटर इतना ही होता है। हाँ। और मेरे पास जैसे पेट्रोल वाली गाड़ियां थी, मुझे पता था उनका खर्चा कितना भाई, क्योंकि वो गाड़ियां पेट्रोल में बेशक थी, वो खड़ी होके जो जब हम खड़ी गाड़ी में चलाते हैं ना, हाँ। स्टार्ट करते हैं, एसी चलता रहता है, तो आइडल पे उसमें खड़ी ज्यादा रहता है। तेल चलता है भाई मेरा। हाँ। तो मैंने जो ग्लेंजा थी वो 50,000 किलोमीटर चलाई थी और 3 लाख का तेल फूक दिया था मैंने। अच्छा, 50,000 में 3 लाख का था। हाँ, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे ये भी था कि भाई माइलेज भी कुछ हो, कि भाई माइलेज मिल जाए मुझे किसी गाड़ी में। ईवी अपने घर में आ गई तो उसमें माइलेज की जरूरत ही नहीं, 1 रुपए किलोमीटर चल रही थी वो। अच्छा। फिर मुझे ये था कि विंडसर मैं लूंगा नहीं, क्योंकि उसके लुक्स मुझे अच्छे लगते नहीं। ठीक है। तो कर जब मैं देखने गया, उससे पहले मैं देख रहा था नेक्सॉन ईवी। अच्छा। नेक्सॉन ईवी मुझे सारी 16 लाख रुपए में पड़ रही थी। डील भी डन हो गई थी, पता नहीं फिर ये इसकी मैंने टेस्ट ड्राइव ले ली और ये भगा के देख ली। इसमें जो मुझे स्टेबिलिटी मिली वो मुझे बढ़िया लगी, इसका डिक्की स्पेस मुझे ज्यादा मिल गया। बाकी A2 C पिलर नेक्सॉन ही है ये अंदर से। हाँ, लेकिन बाहर से थोड़े बहुत लुक्स इसके चेंज है। फ्रंट में नेक्सॉन लग सकती है, लेकिन बैक साइड इसकी बड़ी मुझे प्यारी लगी भाई। अच्छा। तो ये मेरा प्लान था इसको लेने का कि भाई कम खर्चे में चलेगी, लुक्स भी बढ़िया हैं, मेरी रनिंग भी ज्यादा थी। अगर मेरी रनिंग कम होती ना तो मैं लेता ही नहीं, और मेरी रनिंग इतनी ज्यादा थी। अभी इसको लगभग 4-4.5 महीने हुए हैं, 25,000 किलोमीटर में चला चुका है। 4.5 महीने में 25,000 किलोमीटर। 25,000। यही यहाँ पे एक आईसी इंजन चलाते पेट्रोल या डीजल तो 25,000 में ना करते भी आप 30,000 1-1.5 लाख का तेल फूक देते आराम से। 8 की एवरेज लगा लो, 8 के एवरेज से 1-1.5 लाख का तेल 2 लाख का हो गया इस हिसाब से। तो और अगर इसकी बात कर ले, इसमें कितने पैसे लग गए आपके अब तक? इसमें ये 20.5 लाख की ऑन रोड मुझे पड़ गई थी। नहीं, 19,000 25,000 किलोमीटर चलाने में 25,000 में नहीं लगा, 25 भी भाई। 25 भी नहीं लगे? अब मैं ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये मैं बताता हूँ हाँ। कैसे है। मैं जब गोवा गया ना, तो गोवा तक मेरी 1000 यूनिट मुझे फ्री मिली थी। हाँ। गोवा यहाँ से मुझे टोटल लगभग 4,500 किलोमीटर में चला गया आ चुका। उसके बाद घर आने के बाद मैंने चलाया इसको 21,000-21,000। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा ये पड़ गया ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर जो मैं इसमें रनिंग कर चुका। तो 1000 यूनिट तो वो हटा दो, तो 4.5 मतलब 20-21,000 रुपया खर्चा आया आज तक इसको चलाने में भाई। इतना ही है जो मेरा कैलकुलेशन बोलता है। सर्विस में कैसा सीन रहता है? सर्विस में भाई इसकी बहुत सस्ती सर्विस है, 4 सर्विस हो चुकी है इसकी। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, एक में सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं इसके 2380 रुपए। 2380 रुपए सबसे ज्यादा लगे? सबसे ज्यादा, सबसे महंगी सर्विस थी वो मेरी आज तक की। उसके बाद 2 हुई 1100, 1000 कुछ की थी, फिर एक थी 1355 रुपए की जो लास्ट मैंने कराई।
बाकी अब आपने इसे 25,000 चला ली, ऐसा अभी तक आपको फील हुआ कि स्टार्टिंग में तो ये 300 चलती थी, एक एग्जांपल, अब आके ये इसकी थोड़ी बहुत रेंज गिर गई है कि 300 की 280 चलने लगी, 290 चलने लगी? भाई जब ये शुरू में आई ना तो मुझे था रेंज एंग्जाइटी, जो कि हर बंदे को होती है। उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं इसको ना 0 तक चला के देखता हूँ। मैंने इसका 100 to 0 करके देखा, मुझे एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी एक रेंज मिल गई, मैं खुश हो गया। मैं इसको लेके कहीं भी निकल जाता था। आज के दिन ये चल चुकी 25,000 किलोमीटर, अभी भी मुझे लगता है इसकी वो स्टेबल ही है, वो 300 350 वाली जो रेंज है ना, वो स्टेबल उतनी ही मिल रही है अभी मुझे। तो एग्जैक्ट चेक नहीं किया अभी मैंने। आप इसे लंबे रखने की सोच रहे हो? अभी के लिए नहीं रखा। अभी के लिए नहीं सोच ना, मैं सोच रहा हूँ जैसे हैरियर जब से लॉन्च हुई ना, मेरे मन में थोड़ा लालच सा आ गया। लालच आ गया हैरियर के लिए? हाँ, वो मेरा मन में एकदम ये है कि अब वो लूंगा। अभी आप रिसेंटली गोवा गए थे, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, आप रिसेंट नहीं, उससे पहले आप मनाली गए थे शायद। हाँ, पहले मनाली था, फिर तो मैंने आपको बहुत बार देखा कि आप ऊपर गए लेकिन रेंज की वजह से आपको फिर नीचे आना पड़ा। हाँ, तो वहाँ आपको कहीं लगता है कि यार कहीं ना कहीं इसमें मेरे पास पेट्रोल या डीजल होता, मैं लेके चल देता? भाई जब मैं फर्स्ट टाइम मनाली गया था, मैं वापस इसलिए नहीं आया था, रेंज कम थी। रेंज इनफ थी, मैं वापस इसलिए आया था कि वहाँ आगे जाने नहीं दे रहे थे, बर्फबारी ज्यादा हो गई थी। तो मैं वापस घर ही हो लिया था। मतलब आपको सोचना पड़ता है ना फिर भी कि यार मेरी अब 100-150 किलोमीटर की रेंज है, मुझे यहाँ ऊपर भी जाना है, फिर वापस नीचे भी आना है। भाई ईवी गाड़ी रखना ना बड़ा एक थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर रखने वाली बात है। और इसको दूसरे शब्दों में बोले तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल गेम है ये। अच्छा। इसका ये गेम ऐसा है कि आपकी गाड़ी का आपको पता है कितनी चलेगी, और उससे ज्यादा अगर आप इसको पुश करोगे तो इसका मतलब आपका दिमाग खराब है। समझ गए? अब मुझे ये पता है मनाली में मैं इसको 100% चार्ज कर लूंगा तो एक बार में ये चल जाएगी लगभग 170 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पे? डायरेक्ट एलिवेशन पे 170 किलोमीटर चलती है, जितना मैंने इसको चेक किया है। वहां जाके अगर ये 2 से 3% भी गाड़ी रहेगी ना, इसकी बैटरी अगर इतनी रहती है, तो डायरेक्ट ही डाउन साइड आना मुझे, तो ये कम से कम उतना ही नहीं उससे ज्यादा निकाल देगी, और साथ साथ चार्ज भी होगी। तो इसकी रेंज प्लेन एरिया में 300-350 किलोमीटर है। तो मैंने तो इस हिसाब से लगाया है, एलिवेशन पे पहाड़ों में भी 150 अगर ऊपर चल गई तो 150 आराम से नीचे आ जाएगी बिना बैटरी के। तो ये फायदा है यार। और मुझे गोवा ट्रिप से रिलेटेड है, आप मैंने आपके देखे थे, अब रात को चार्जिंग ढूंढते फिर रहे थे, कहीं बंद मिल रही थी, कहीं वो। ऐसे टाइम में अगर आदमी फैमिली के साथ हो तो तब क्या करे? भाई उस टाइम पे देखो, सच्चाई ये है कि मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे मन में लालच था मैं टाटा वाले चार्जर से ही चार्ज करूं क्योंकि फ्री था वो। और हम भी दोनों लोंडे ही थे। मैं और मेरा भाई गए थे। देखा था वो। ठीक है, तो हमें था कि कहीं मिल जाए टाटा का ही लेंगे भाई, नहीं तो कभी ऐसी इरिटेशन नहीं हुई कि यार फिर अब 300 किलोमीटर चले, अब फिर चार्ज करो? यार टाटा में एक दिक्कत ही है कि मतलब इसको दिक्कत लगा लो या कुछ लगा लो कि भाई टाटा के पास सबसे पहले ईवी कार्स थी, तो उन्होंने बहुत सारे चार्जर्स इंस्टॉल करवा रखे हैं हर जगह पे। लेकिन वो इंस्टॉल अभी रिसेंटली नहीं करवाए, वो बहुत पहले करवा चुका है। तो उनकी सर्विसेज वगैरह मुझे लगा पर्सनली कि वो टाइम पे नहीं करवा रहे, तो वो चार्जर्स उस हिसाब से रनिंग में नहीं थे। मतलब जैसा बोलते हैं टाटा की आफ्टर सेल्स और टाटा की जो वो है खराब होती है, वो सच में आपको लगा? देखो पता है क्या है, टाटा के साथ मेरे लिंक अच्छे हैं, तो मेरे मुंह से कुछ मत निकलवाना ऐसा। अभी तक तो आफ्टर सेल सर्विस मुझे अच्छी लगी। अच्छा। कुछ कमियां आई है, वो मैं साथ साथ बताऊंगा, वो मैंने उन लोगों को भी बताया है। इरिटेशन की बात चल रही थी, वो मैं बताता हूँ। चार्जिंग में इरिटेशन तब होती है जब आपके दिमाग में ये हो गया कि टाटा वाले चार्जर से ही चार्ज करूंगा। नहीं तो मैं गोवा तक जा चुका, मनाली ऊपर जा चुका, और पता नहीं कितने ट्रिप कर लिए मैंने। डेली निकलती है गाड़ी, हर 10 किलोमीटर के बाद मेरे हिसाब से चार्जर कहीं ना कहीं मिल जाता है हर 10 किलोमीटर के बाद। अब तो 120 वॉट का भी आ गया सुनने में आया। हुंडई का आया, उसको सपोर्ट करती है। हाँ, देखो ये जा रही है एक और B6। हाँ, B6 जा रही है, वो खिलौना सी गाड़ी है, वो बहुत सही लगती है, पर मेरे दिमाग में नहीं सेट हो रही। और ये भाई को करो, भाई वो बोल लेते वो XCV9 ही अच्छी लगती है आपको? XCV9 ही है, बल्कि है, लग्जरी है, फील है उसमें, पावर भी ठीक है और बड़ा बैटरी पैक है। वो लगभग 450 से 500 के बीच में रेंज भी निकाल रहा है, वो भी एक कंसिडरेबल है। बट अगर मैं जाऊंगा आज के दिन, मुझसे कोई बोले तो मैं हैरियर ईवी को ही प्रेफरेंस दूंगा। मतलब आप एक टाटा फैन हो एक तरह के? अभी हो गया, मैं पहले नहीं था। अच्छा, ना मैं महिंद्रा फैन था ना मैं टाटा था। गाड़ी चला के आपको उसमें लगी वो चीज की? हाँ, मुझे लगा कि इसमें जो छोटी छोटी कमियां हैं, फिट एंड फिनिश की कमी है इसमें। फिट एंड फिनिश की दवाई टाटा में सदा से रही है। सही है, बढ़िया वाली कमी। टाटा महिंद्रा में दोनों में रही है फिट एंड फिनिश, और वो नोटिसेबल है भाई। हाँ, ठीक है, चलता है। पैनल गैप्स इसके और बिल्कुल अलग से दिख जाते हैं। अगर मैं अभी निकालने लग जाऊं तो बहुत निकाल दूंगा, पर अभी नहीं निकालूंगा। चलो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, पैनल गैप तो कोई बात नहीं। इतना तो हम भी सोचेंगे। मेन बात है फ्री चलनी चाहिए मेरी जल्दी। तो आपके 1000 यूनिट होगी कंप्लीट? वो तो बहुत पहले 1 महीने में हो गई थी भाई। जब भी हो गई थी, तो मतलब आप बहुत चलाते हैं उसको? बहुत भाई। ये ना बड़ी कहावत मैंने पहले भी सुनी थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर किसी ने ले ली तो उसकी रनिंग बढ़ जाती है। आज के दिन में फील कर रहा हूँ, मेरी उतनी रनिंग थी नहीं ये लेने से पहले जितनी अभी होगी।
एक चीज और है, जैसा अब आपने 20 से 21 लाख रुपए एक मोटा अमाउंट पकड़ लो आपने खरीदी, इसकी रीसेल वैल्यू आप क्या मान के चल रहे हो? रीसेल वैल्यू मेरे दिमाग में ही सेट है, बाहर निकलते के साथ 3 से 4 लाख वैसे किसी भी गाड़ी के टूट जाएंगे। किसी भी गाड़ी ठीक के है, टूटते हैं। आपके पास थार है, हाँ। आज आपने लीकल बेचने से चले जाओ, 2 से 3 लाख आराम से टूट गए। हाँ, 2 लाख तो मोटा मोटा टूट गए। अब जिस हिसाब से मैंने इसकी रनिंग कर ली, अगर मैं आज इसको बेचने के लिए चला जाऊंगा तो मेरे दिमाग में 5 से 6 लाख भी टूट गए, आराम से टूट गए। ठीक है, गाड़ी की कंडीशन बढ़िया अगर आप रखते हो वो तो ऑब्वियसली ठीक है। और ये लोग बोलते हैं टाटा की रीसेल वैल्यू कम है, नहीं भाई, जब बंदा आपके तरीके से समझने वाला सामने वाला मिलेगा ना तो ही गाड़ी बेचो, तो वही गाड़ी बेच पाओगे। वही मॉडिफाइड गाड़ी हम देखने चलते हैं, तो अगर कोई मॉडिफाइड जिसे शौक है ना वो उस गाड़ी को वही उसकी वैल्यू समझ पाएगा, वही समझ पाएगा। नहीं तो आप बताओ, उसमें मुझे म्यूजिक सिस्टम का नाम नहीं पता, 1.5 लाख का आप लगवा लो और उसके साथ बेचने ले जाओ, वो बोलेगा भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो अपना तो तार का रख ले, मेरे तो ऐसे ही दे दे बस। तो भाई मैं अगर इसको भी बेचूंगा ना तो मैं उसी बंदे को बेचूंगा जिसको समझ होगी भाई ईवी की, और जो इसको मेरे बाद बढ़िया तरीके से समझ पाए और अच्छे से रख पाए। आपको इस गाड़ी में कोई नेगेटिव लगता हो अब तक? हाँ भाई बहुत है, आज अभी दिखाता हूँ। अरे मैंने ऐसे बोल दिया बहुत है, पर इतने भी पीछे आओ, पीछे पीछे। अच्छा, पीछे आना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे ना मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर जिस हिसाब से हम हाईवे पे खड़े हैं ना तो अटक जाएगी। मैं सिंगल एक प्रेस करूंगा, यहाँ से एक बटन है इसमें, ये खुल गया। ठीक है, ये आराम से इतना करने के बाद आराम से ऊपर भी चली जाती है, ऑटोमेटिक वाला नहीं है ये। अब इसमें कमी क्या आई है सर्विस के बाद भी, जिसमें मैंने ये दोनों शॉकर्स हैं ये भी चेंज करवा लिए। एक तो इसकी डिक्की की आवाज खत्म नहीं हो रही, अच्छा, और दूसरा ये है, ये स्पॉइलर ऐसा लगा रखा है मैंने, अगर मैंने इसको बहुत जोर से मार दिया तो ये निकल जाएगा। अच्छा, आराम से मार दिया तो डिक्की अटक जाएगी, बंद नहीं होगी, और ऐसे अटक जाएगी ना खुलेगी। अच्छा ये कमी है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पुश एक्स्ट्रा ही करना पड़ता है। चलो ये तो एक तरह की यार स्पॉइलर, तो फिर इसको कुछ कर नहीं सकते, तो आपने आफ्टर मार्केट या फिर बोलो अलग से लगवा रखा है। हाँ, कंपनी से ही लगवा। अगर आप इसे हटा दो तो दोस्त हमारे ऑब्वियसली बंद हो ही जाएगी। और अगर ये अटक गई ना डिक्की, तो मैं अगर कहीं इमरजेंसी में गया हूँ, गाड़ी खड़ी कर दी मैंने पार्किंग में, तो लॉक नहीं होती पूरी गाड़ी। अच्छा, हाँ, ये कमी है। तो फिर अटकने के बाद क्या सीन होता है? अटकने के बाद एक भाई छोटा पेचकस ले लो, ठीक है, अंदर से वो सीट फोल्ड करो पीछे वाली, पीछे जाओ, एक छोटा सुराग है उसमें डालो, खोल दो। हाँ, उसके खोल लो, उसमें पसीने वसीने आते हैं थोड़ा सा, पर स्ट्रगल है। तो इसे टाटा वाला भी सही नहीं कर पा रहे भाई, वो बोलते हैं कि आ जाओ हम कर देंगे। भाई मैं 4 से 5 बार जा चुका, अब इतना तो फ्री टाइम किसी के पास नहीं होता कि सर्विस सेंटर पे बैठा रहे। मतलब ओवरऑल आपका 25,000 किलोमीटर में एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ अच्छा है। भाई देखो, आज के दिन ना हवाबाजी की बात एक अलग है। कोई बंदा आज के दिन फॉर्च्यूनर, एंडेवर, थार रॉक्स, स्कॉर्पियो एंड कोई कुछ भी लेके डोल रहा है ना कहीं पे रोड पे, तो उसके बैक ऑफ द माइंड ऐसा है कि भाई मुझे माइलेज मिले, ठीक है। और अगर दूसरी बात ये है, हाँ, एक बार देखता तो है, देखो किसी का शौक है ना कुछ, मान लो ऑफ रोडिंग करने का, वो नहीं देखेगा। लेकिन मेरे जैसा बंदा जिसको काम है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में मेरे काम है मोस्टली, तो भाई मुझे माइलेज दिखती है, तो मैं भाई इस गाड़ी के साथ उस हिसाब से सेटिस्फाइड हूँ। मतलब आप एक माइलेज के हिसाब से सेटिस्फाइड हो? बहुत सही। और बाकी फीचर्स की कमी क्या है इसमें? 360 कैमरा फीचर तो मुझे लगता नहीं कि मैं इसे चला रहा हूँ, स्विफ्ट चलाता हूँ, मेरे पे स्कॉर्पियो है। हाँ। अब मुझे नहीं लगता मुझे कोई फीचर चाहिए, हमारी गाड़ी चलनी चाहिए, गियर डलनी चाहिए, बस कहीं रुकनी नहीं चाहिए। बस ये है कि कहीं रुकनी नहीं चाहिए। इसका सिंपल सा है, आपके दिमाग में सेट है कि भाई 300 किलोमीटर ही चलेगी, उसके बाद भूल जाओ। चलो, हाँ। उसके बाद तो ये नियरेस्ट चार्जर ढूंढने लग जाओ, 300 250 पे ढूंढने लग जाओ भाई। अच्छा, जिसकी रेंज ज्यादा है वो भाई मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे इस चीज से थोड़ी सी इरिटेशन होती है कि मेरी गाड़ी 250 या 300 किलोमीटर चली, मुझे फिर चार्ज करनी है, फिर मुझे 1 से 1.5 घंटा रुकना है। भाई अगर आपको लोकल में ही घूमना है तो 250-300 किलोमीटर तो हम लोकल में कभी घूमते ही नहीं। ऐसा होता है कि हर 1-2 महीने के बाद हमें लॉन्ग ट्रिप्स लगाने पड़ते हैं। मान लो मैं चंडीगढ़ ही चला गया, मुझे पता है मेरे घर से चंडीगढ़ पूरा 230 किलोमीटर है। 230 किलोमीटर आप कोई भी गाड़ी चला लो, आप खाने पीने के लिए रुकोगे कि उसमें आप आधा पौना घंटा लगाओगे, आधे पौने घंटे में कोई बढ़िया फास्ट चार्जर मिल गया ना तो लगा देता है यार इसको 80-90। अब मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, हम भाई गोवा से लेके लद्दाख, स्पीति वैली सब जगह जा चुके। हमारा ये है कि नॉन स्टॉप, मतलब रुके एक बार रुक गए बस, उसके बाद तो अपना है कि खींचते चलो, इतना रुकना नहीं। हाँ, ये है कि जैसे है ना, हम कई बार क्या होता है, हम यार दोस्त चले जाते हैं, हम एक ही बार में खींच देंगे, मैं थक गया चलाता तो दूसरा भाई चला देगा। इसमें नहीं है, अगर मैं थक गया तो गाड़ी भी साथ में थकेगी। ये चार्ज लगेगी। ईवी को थोड़ा सा इंफ्रा को डेवलप होने में मानते हो थोड़ा टाइम लगेगा इंडिया में भी। जैसे बहुत बार अभी मैं अनमोल भाई की वीडियो देख रहा था, वो अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे पंजाब साइड, अमृतसर गए हुए थे। जितने भी हाईवे के सारे चार्जर्स थे सब बनते, सब बनते, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खेतों में दे रखी थी सब। तो वहाँ मुझे लगता है कि यार वो बहुत परेशान हुए थे एक चार्जर ढूंढने के लिए। भाई देखो क्या होता है ना, कई बार हम भी ज्यादा दिखा देते हैं, उतना होता नहीं है, पर लेकिन मेरे हिसाब से जो दिमाग वाली मैं बात बताऊं,
इंफ्रास्ट्रक्चर जब ठीक होगा, जब ये रिमूवेबल बैटरीज आ जाएंगी, या फिर कोई पोर्टेबल वे नहीं होते जो चार्जर हम साथ में लेके चलते हैं, पोर्टेबल चार्जर जो कि जिसमें ऑलरेडी खुद की बैटरी है, वो लगाया साइड में रखा, जस्ट लाइक अ पावर वहीं चार्ज कर दी। हाँ, जस्ट लाइक ए पावर बैंक। वो जब हो जाएगा ना तब होगा। या तो मैं ये भी मानता हूँ कि अगर मान लो आपकी गाड़ी 20 से 25 मिनट में चार्ज हो जाती, तब भी मैं मानता हूँ कि इंफ्रा हाँ, बहुत अच्छा तो है। भी हो जाएगा कि भाई हाँ, बड़े चार्जर्स लगे कहीं पे, और कहीं आपको वेट नहीं करना पड़ा, सारे चार्जर्स चल रहे हैं, तो ईवी लेना एक मैं मानता हूँ अच्छी चीज है। भाई एक चीज और होने वाली है अभी तो, जैसे ईवी को लेके ना थोड़ा सा लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, और ना लोग लेने भी बहुत लग गए। पहले बहुत कम था, अब ज्यादा लेने लग गए। एक तो मार्केट में ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ऑप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब वो काम होने वाला है जो सीएनजी पंप्स में पहले होता था ना, लाइन लगती थी, वो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता हाँ, है। क्योंकि सीएनजी पंप्स पे मैं बताता हूँ 1-1 घंटा लोग वेट करते थे, क्योंकि ये सच है, अगर आपके पास पेट्रोल प्लस सीएनजी गाड़ी है ना, और आपकी सीएनजी खत्म होगी, आप पेट्रोल पे कभी नहीं चलाओगे। कोई बंदा चलाएगा ही नहीं, उसको पता है 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के दे रखे हैं कि पैसे बचाऊं मैं, पैसे ही बचाऊं। फिर मन में कहीं ना कहीं आता है कि अरे यार मैं जो पेट्रोल पे चलाने 100 रुपए के में मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर चलेगी, ये कैलकुलेशन चल जाएगी दिमाग में, मेरी गाड़ी 25 किलोमीटर चल जाएगी। तो ऐसे ही होने वाला है भाई। चार्जर्स अगर जिस हिसाब से अभी लगे हुए हैं ना, और गाड़ियों की खरीद बढ़ रही है, तो भाई चार्जर पीरियड बढ़ेगा। भाई चंडीगढ़ निकल जाओ, वैसा ही है काम। आप वैसे चंडीगढ़ में बहुत सारे चार्जर्स हैं अलग अलग कंपनीज के, आप पर्टिकुलर किसी बढ़िया वाले डिस्टेंस पे चले गए ना, मान लो इलांटा मॉल में चले गए, इलांटे में सॉरी, तो वहां तो आपको वेटिंग ही मिलेगी। और मैंने ये भी देखा 60 किलोवाट का चार्जर होते, 2 गन होती है, अगर एक गाड़ी चार्ज वो 30-30 का वो बढ़ गया, और 30-30 में भी पूरी पावर नहीं मिलती, 28-27 ऐसे चलती है। वो 28 भी कभी पहुंच जाए तो और बड़ी बात है, अगर 2 गाड़ियां लगातार चले। मतलब इंफ्रा में अभी थोड़ी कमी है भाई है, पर लेकिन एक चीज ये भी है, डेवलपिंग भी है इस चीज में। देखो इस चीज को मैं सपोर्ट तो देखो करना, आने वाले टाइम में पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक, दो ही चीज बची है। दो ही चलेंगी, डीजल तो कई जगह तो भाई जैसे पेट्रोल पंप्स बने हुए ना, ऐसे पूरे ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं लगातार। मैं अभी नोएडा में एक जगह था, मुझे एग्जैक्ट जगह याद नहीं, उसका सबसे बेसमेंट वाला जो एरिया था ना, सारा का सारा ईवी चार्जर, सारा का सारा सोसाइटीज में लगने लगे, हमारी हर सोसाइटी में, हमारी खुद लगा हुआ है। हाँ, तो भाई देखो कन्वीनियंट जब है, जब आपको पता है कि मुझे इतना चला के वापस आ जाना है। अगर आपको ये चाहिए कि भाई मैं इसी को लेके गोवा पहुंच जाऊं, जैसे मैं पहुंच गया था, इसी को लेके मैं मनाली कर दूं, तो भाई आपको ना मेरे के तरीके से घूमना पड़ेगा। चार्जर्स आपको प्री प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, प्री प्लान, इनकी तरह नहीं कि जब उठाए ना ऐसे नहीं। तो बस यही है, ये भी है, बढ़िया है। मैंने भाई से बात करी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी समझ आई, तो ऐसी कुछ वीडियो थी। बाकी आप सेटिस्फाई हो गाड़ी से? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो ईवी के लिए। बाकी कर्व के बारे में कुछ बताना चाहो, 2-4 वर्ड पर्टिकुलरली गाड़ी के बारे में। देखो ईवी से हटके, हाँ, नेक्सॉन और कर्व में कंपैरिजन चलता है जनरली। नेक्सॉन ना यहाँ तक है, ये गाड़ी यहाँ तक, हाँ इतनी देख पर अलॉयज चेंज है ना? हाँ, अलॉय नहीं सेम है अगर ईवी लेते हो तो। अच्छा, ईवी लेते हो तो सेम है, और ईवी में भी छोड़ो, पेट्रोल में भी मैंने देखा है सेम ही आ रहे हैं आजकल। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये 500 लीटर का बूट स्पेस है, ये अलग कर देता है। इससे थोड़े एरोडायनामिक वाइज भी फर्क पड़ता होगा, स्टेबल चलती होगी गाड़ी। हाँ, और एक ये है, जैसे 100-120 पे मैंने नेक्सॉन को भगा के देखा था ईवी को, वो अनस्टेबल सी फील होने लगी थी, ये काफी स्टेबल है। इस चीज से फर्क तो पड़ता है खैर। यार ड्राइविंग ना बहुत इजी गाड़ी है, बहुत इजी, बहुत मजा आ जाता है इसको, कितना ही लंबा चला लो बहुत मजा आएगा। कंफर्टेबल सस्पेंशन वगैरह, हैंडलिंग सब अच्छी। सस्पेंशन में शुरुआत में मुझे दिक्कत थी, पर मैंने कंपनी से वो ठीक करवा ली, उसके बाद बहुत सही तगड़ा मजा आया। चलो भाई, ऐसी कुछ वीडियो थी। बाकी भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना। ईवी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। हमारे पे तो भाई इनकी मिलती है, डीजल पेट्रोल की। ईवी की कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई जल्दी से जाओ, आप कमेंट भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।